अस्सलाम वालेकुम। आज के हमारे वीडियो का जो टॉपिक है वो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस एनक्लोजिंग अ चार्ज। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी चार्ज पार्टिकल है जो कि किसी सरफेस के अंदर क्लोज हुआ हुआ है, मतलब किसी सरफेस के अंदर है। तो आपको पता है जब भी कोई चार्ज पार्टिकल होगा तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गुजरेगी, और अगर वो सरफेस के अंदर है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उस सरफेस से गुजरेगी तो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। तो वो जो फ्लक्स है ना वो हमने कैलकुलेट करना है, जो फ्लक्स है ना वो हमने कैलकुलेट करना है। तो इससे पहले ना कि मैं इस टॉपिक को स्टार्ट करूंगा, पिछली वीडियो में जो मैंने पढ़ाया था ना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है कि किसी भी सरफेस एरिया से ना कितनी नंबर ऑफ लाइन, किसी भी एरिया से कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करती है, उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो यहाँ पर देख लो कि ये एक एरिया सरफेस एरिया, और ये याद रखना चाहिए ये फ्लैट है। तो फ्लैट सरफेस एरिया उससे कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइन पास करेंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला है। ये यहाँ पर वेक्टर एरिया, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, और ये ई एक और सी का ये फॉर्मूला है। तो यहाँ तक तो आपको समझ, ये सारा पिछली वीडियो में मैंने बड़े डिटेल से एक्सप्लेन किया हुआ है, तो अगर ना समझे तो पीछे दोबारा देख लेना। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है कि कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करती हैं किसी भी एरिया से। तो अब यहाँ पर जो हमारा टॉपिक है ना वो ये है, हमारा टॉपिक ये है कि ना हमारे टॉपिक में एक मसला है, वो जो प्रीवियस फॉर्मूला ये जो हमने पढ़ा है ना, ये वाला फॉर्मूला ई है। ये जो फॉर्मूला है ना ये फ्लैट सर्फेसिस, ये एक फ्लैट सर्फेस है। इस तरह की जो सर्फेस होती है ना इसे फ्लैट सर्फेसिस कहते हैं, ये उस पे ही एप्लीकेबल होते हैं। तो अब जिस तरह मैंने कहा कि एक चार्ज है जो कि किसी सर्फेस के अंदर पड़ा हुआ है, जो हमारा टॉपिक है, तो ये एक चार्ज है, ये स्फीयर के अंदर पड़ा हुआ है, स्फीयर हमारी सर्फेस है। तो अब जो जैसे स्फीयर है ना ये कर्व्ड एरिया है, ये कर्व फॉर्म में होता है। तो मैंने कहा कि जो प्रीवियस फॉर्मूला है वो यहाँ पर नहीं लग सकता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि ये तो कर्व्ड है, तो वो तो फ्लैट भी लगता है। तो हम क्या करते हैं, इस कर्व को ना, इस कर्व सरफेस को ना छोटे छोटे एरियाज में डिवाइड कर देते हैं, और उनको छोटे छोटे एरियाज में डिवाइड करने का मकसद क्या होता है कि वो फ्लैट एरियाज हो। जिस तरह यहाँ पर मैंने छोटा सा एरिया पे डिवाइड कर दिया, अगर ये छोटा एरिया ना तो इसे मैं डेल्टा A1 कह देता हूँ, या मैं खाली A1 कह देता हूँ। तो इससे अब आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज से रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकलती है। तो इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलेंगे ना उनकी जो इंटेंसिटी होगी ना उससे मैं E1 कह देता हूँ। तो ये एरिया A1 है, इससे निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की इंटेंसिटी E1 होगी। तो E1 डॉट A1 इसे मैं कह दूंगा कि भाई ये है, इससे जो फ्लक्स होगा वो φ1 होगा। तो φ1 किसके इक्वल होगा? E1 डॉट A1। मिसाल के तौर पर इसी तरह का ना मैं एरिया यहाँ पर इस तरह एक कट मार देता हूँ यहाँ पर। तो अब यहाँ पर मैं उस एरिया को मैं कहूंगा E2 कहूंगा, उस एरिया को मैं कहूंगा E2। उससे जो निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की इंटेंसिटी उससे मैं कहूंगा E2। एरिया को मैं A2 कहूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की जो इंटेंसिटी होगी उससे मैं E2 कहूंगा। तो A2 इंटू E2 होगा, उसे मैं उनके इन दोनों के प्रोडक्ट को मैं कहूंगा φ2, जो कि होगा मेरा फ्लक्स उस पोर्शन पे। इसी तरह ना इस पूरे पोर्शन, इस पूरी कर्व को ना मैं n नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा। तो फ्लक्स थ्रू द nth पार्ट क्या होगा? En डॉट an। तो ये देखो इसी तरह इस पूरी सरफेस को ना जिसके अंदर चार्ज पार्टिकल पड़ा हुआ है, चार्ज क्या हुआ है सेंटर में पड़ा हुआ है, तो इसको मैंने ना n नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। ये A1 होगा तो ये A2 होगा, ये A3 होगा, ये A4 होगा, ये A5 होगा, और A5 से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की इंटेंसिटी होगी वो E5 होगी। तो यहाँ तक आपको समझ लग गया। अगर नहीं समझ लगी तो बार बार वीडियो को पीछे जाकर बार बार देखते जाओ। तो अब यहाँ पर मैंने आपको वेक्टर एरिया का कॉन्सेप्ट ना पिछली वीडियो में डिटेल में बताया है। तो ये जो वेक्टर एरिया है इसकी डायरेक्शन इस तरफ आउटवर्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन भी हमें पता है कि पॉजिटिव चार्ज हो तो रेडियली आउटवर्ड होगी। इन दोनों के दरमियान जो एंगल है ना वो जीरो बनेगा। क्यों बनेगा? जो थीटा की वैल्यू की जीरो होगी। ये मैंने थीटा की वैल्यू जीरो क्यों बता दूंगी, मैंने आगे यूज करनी है, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है तो थीटा जीरो होगा। ठीक हो गया? तो ये थीटा जीरो है। लेकिन अगली स्लाइड में मैंने यहाँ पर ये डेल्टा ए लिखा हुआ, तो डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3 आपकी बुक में डेल्टा ए की फॉर्म में आंसर है। लेकिन मैंने क्या यहाँ पर स्लाइड्स में नहीं है, वहां पर A1, A2 लिखा हुआ है, तो इससे फर्क नहीं पड़ता। आप डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3 पे डिवाइड कर लो, या A1, A2, A3 पे डिवाइड कर लो, इससे फर्क नहीं पड़ता। तो अब जब मैंने इसको डेरिवेशन करने लगूं, या देना, मैंने पहले एरिया को A1 पे डिवाइड कर दिया, उससे गुजरने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की इंटेंसिटी E1 है, तो उससे जो टोटल फ्लक्स होगा ना वो इस तरह उससे जो फ्लक्स गुजरेगा ना उसको मैं इस तरह कैलकुलेट करूंगा। अगर मैंने एक और एरिया को डिवाइड किया, उससे गुजरने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की इंटेंसिटी ये होगी, तो उससे जो फ्लक्स होगा वो इस तरह कैलकुलेट होगा। उसी तरीके से अगर थर्ड मैंने उसी को मैंने थर्ड एरिया पे डिवाइड कर दिया, तीसरे एरिया पे डिवाइड कर दिया, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की इंटेंसिटी
क्या होगी, ये होगी, तो जो फ्लक्स होगा वहां से यहाँ होगा। इसी तरह ना मैंने पूरे स्फीयर को ना n नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। n नंबर ऑफ पार्ट में डिवाइड करना है, तो ये nth पार्ट होगा एरिया का, उससे गुजरने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 होगी, और जो फ्लक्स होगा वो फाई एन होगा। तो अगर मैंने टोटल फ्लक्स निकालना है ना, टोटल फ्लक्स निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, इन सब फ्लक्स को ना उस स्फीयर से अगर मैंने टोटल फ्लक्स निकालना है, कितना टोटल उस स्फीयर से टोटल फ्लक्स कितना गुजर रहा है, तो मैं पहले क्या करूंगा, इन सब फाइल्स को ना मैं ऐड कर दूंगा। तो मैंने वही काम किया कि मैंने इन सब फाइल्स को ऐड कर दिए। तो अब नेक्स्ट काम क्या करना है, मैंने phi1 की जगह E1 डॉट A1 की वैल्यू पुट कर दी, phi2 की जगह E2 डॉट A2, मैंने ये सारी वैल्यूज पुट कर दी, ये वाली सारी वैल्यू। उसके बाद मैंने क्या किया, मुझे पता है कि ये किसके इक्वल होता है, E डॉट A cos थीटा, E2 डॉट A2 cos, मतलब ये मैंने ना cos थीटा वाली वैल्यू मैंने फिर स्लाइड में एक्सप्लेन की थी, ये मुझे पता है ये स्केलर प्रोडक्ट है, तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि E और A के दरमियान एंगल क्या है, 0 है, दोनों पैरेलल हैं, तो उनके दरमियान एंगल 0 जो मैंने पीछे समझाया हुआ है। तो मैंने cos थीटा 0 पुट कर दिया है, पीछे दोबारा वीडियो करके दे देगा, मैंने 0 समझाया हुआ, तो ये मैंने 0 यहाँ पर पुट कर दिया। उसके बाद जब मैंने 0 पुट कर दिया ना, मुझे पता है cos 0 1 होता है, तो मैंने हर जगह 1 1 1 1 लिख दिया, फिर मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया, सिंपल वैसे ही लिख दिया। अब मैं अब लगा करूंगा, हमें पता है कि ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, वो किस पे डिपेंड करता है, वो चार्ज पे डिपेंड करता है और आर पे। तो जो मेरा चार्ज है ना वो सेंटर पे है, सेंटर से मुराद जब सेंटर पे है ना, तो आर की वैल्यू ना हर जगह सेम होगी। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी ना, E1 E2 E3 वो भी सेम ही होगी। तो ये देख लेना, आर की वैल्यू सेम होगी हर जगह पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी सेम होगी। सेंटर पे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम होगी। तो मैं E1 E2 E3 और En लिखने की जरूरत थी, मैं उसको E से रिप्रेजेंट कर दूंगा। तो यहाँ पर मैंने वही किया, मैंने यहाँ पर ना E1 E2 E3 En की जगह मैंने खाली E लिख दिया, मैंने यहाँ से E कॉमन ले लिया। तो E कॉमन ले लिया तो मुझे बच के A1 A2 A3 प्लस और ये An तक जाएगा। अब ये क्या है, ये टोटल एरिया ऑफ द स्फीयर है, ये जो A1 A2 A3 ये किया, ये मैंने स्फीयर को ही छोटे छोटे एरियाज में डिवाइड किया था ना। अब मैं उन सब एरियाज को सम कर दूंगा तो मुझे टोटल एरिया मिल जाएगा। उस टोटल एरिया की वैल्यू क्या है, जो स्फीयर का जो टोटल एरिया होता है ना, उसको इस तरह निकालते हैं 4 पाई आर स्क्वायर, और जो E की वैल्यू हो, मैंने E की वैल्यू यहाँ से मैंने पुट कर दिया 1/4 पाई E नोट क्यू आर स्क्वायर। तो ये इस तरह मैंने निकाल दिया, तो ये बात समझ लगी। उसके बाद ये 4 पाई से कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर से कट गया, तो पीछे मेरे पास क्या बच गया, ये बच गया 5Q इंटू E नोट। तो अब तो मुझे यहाँ से इतनी बात तो समझ लग गया कि जो फ्लक्स की वैल्यू है, टोटल फ्लक्स की वैल्यू वो दो चीजों पर डिपेंड करती है। इन दो चीजों पर डिपेंड करती है, वो एक तो ये इस चार्ज पे डिपेंड करती है जो कि स्फीयर के सेंटर पे होता है, जो चार्ज एनक्लोज होता है, और मीडियम पे डिपेंड करती है। अच्छा, आपने एक बात हमेशा याद रखनी है कि जब भी एप्सिलॉन नोट कहीं पर आ रहा हो, इसका मतलब वो मीडियम डिपेंडेंट है। जिस तरह कूलम फोर्स में एप्सिलॉन नोट आ रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में एप्सिलॉन नोट आ रहा था, तो ये मीडियम डिपेंडेंट है। तो आपने ये बात हमेशा याद रखनी है कि जो फ्लक्स है, जो भी किसी सरफेस के अंदर चार्ज से प्रोड्यूस होने वाला फ्लक्स है, सरफेस के अंदर जो भी चार्ज पड़ा होगा, उससे जो फ्लक्स प्रोड्यूस होने वाला फ्लक्स होगा ना, वो किन दो चीजों पर डिपेंड करता है, मीडियम पे और उस चार्ज पे। वो ज्योमेट्री पे डिपेंड नहीं करता, मतलब वो ज्योमेट्री पे डिपेंड नहीं करता। मतलब अब जो वो ज्योमेट्री पे डिपेंड क्यों नहीं करता, वो मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये देख लो, अगर ये देख लो, ये एक स्फीयर है, उसके अंदर मैंने चार्ज रखा होगा, और इस स्फीयर को ना मैंने इररेगुलर शेप के अंदर रख दिया। तो अगर देख लो, इस चार्ज से ना इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर रेडियली आउटवर्ड निकल रही है, देख रहे हो, रेडियली आउटवर्ड निकल रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड, अब देख लो 1 2 3 4 5 6 7, अगर 7 फील्ड, जितनी भी फील्ड है टोटल 7 है, तो इस स्फीयर से भी 7 इलेक्ट्रिक फील्ड गुजर रही है, और इस इररेगुलर शेप से भी 7 इलेक्ट्रिक फील्ड गुजर रही है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है कि कितनी नंबर ऑफ फील्ड किसी सरफेस से गुजर रही है। स्फीयर से भी 7 ही फील्ड गुजर रही है, और इस इररेगुलर शेप से भी 7 ही फील्ड गुजर रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसका 7 होगा। मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज्योमेट्री पर डिपेंड ही नहीं करता। देख लो, इसकी ज्योमेट्री स्फेरिकल है, इसकी इररेगुलर है, तो लेकिन फ्लक्स दोनों में फिर भी सेम है, क्यों, फील्ड लाइन दोनों से सेम पास कर रही है। तो यहाँ से इस पॉइंट को मैंने क्लियर कर दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ज्योमेट्री यहाँ शेप पे डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंड करता है तो मीडियम पे, या ये जो सेंटर पे चार्ज है ना एनक्लोज है इस पे। तो ये दोनों चीजें इस फॉर्मूले में प्रॉपर एक्सप्लेन है। तो होपफुली आपको ये सारा समझ लग गया होगा। तो खुदा हाफिज़।